हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि 8th चैप्टर है फिज़िक्स का, क्लास +1 का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है और इसे न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि अगर यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मास m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है। ठीक है, और जो इनके बीच में, इनके सेंटर से इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो होगी F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोला था न्यूटन ने कि जो फोर्स होगी वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें g जो है कांस्टेंट है, इसके बारे में हम अभी जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया, वैसे ही जो ग्रेविटी है ये भी फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ, एक ऑब्जेक्ट इसमें अर्थ होगा और सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए, जब हम यहाँ से हमने जी निकालना है, तो अगर हम आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और m1 m2 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो जी आ जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर m1 m2, ये हो जाएगा हमारा जी इक्वल्स टू इतना। और फिर यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे। इसको पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स में कहीं भी, ठीक है, ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाओगे, इसकी वैल्यू जो जी है उसकी वैल्यू हमेशा जो है क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी यहाँ पे यूनिट्स साथ में लिखनी होती है ना, तो इसकी यूनिट देखिए क्या होगी। जो फोर्स है उसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस हमारा होता है मीटर में, मीटर स्क्वायर, और मास होता है केजी में। एसआई यूनिट में अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं एसआई यूनिट ऑफ जी। तो यहाँ से अगर ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे ऐसे केजी, यहाँ पे मास 2 बार है तो केजी स्क्वायर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसलिए जब हमने वैल्यू ऑफ जी लिखी तो आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है वो है इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। तो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारा यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml t-2। ठीक है,
और जो हमारा डिस्टेंस है वो होती है एल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा मास का m होता है, 2 बार है तो m स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जब जाएगा तो इन ऊपर -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, m - 1, l की पावर हमारी आ जाएगी 3 और t की पावर -2। ये आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है हमेशा इससे जो है क्वेश्चन आ जाता है या इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करना है हमने वो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है कि हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। इसके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए थे जो हैं एक्चुअली वो हैं, देखिए जैसे कि प्लैनेट्स जो हमारे हैं, ठीक है, जो सन के अराउंड घूमते हैं, तो एक एविडेंस इसका ये है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करती है इनके बीच में, तभी जो है प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और सेकेंड जो इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो था फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। समुद्र में बोलते हैं ना कि ज्वार भाटा उठते हैं जब चांद की वजह से, तो ये होता है ये फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। ठीक है, तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से जो है ज्वार भाटा उठते हैं, तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है, जो है एविडेंस है ये एक। और जो थर्ड एविडेंस है इसका वो है, इसका थर्ड एविडेंस है जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ठीक है, वो भी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और जैसे सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड घूमते हैं ना, वो भी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से जो है वो अर्थ के अराउंड जो है चक्कर काटते हैं। ठीक है, और एक और भी है इसका एविडेंस, हम अर्थ पे होते हैं ना, मतलब इंसान अर्थ पे है, जैसे अर्थ ऐसे है तो आप यहाँ पे भी हो, आप यहाँ से इधर को थोड़ी गिरते, जैसे यहाँ पे कोई होगा वो नीचे थोड़ी गिरेगा, या यहाँ पे कोई इंसान है या यहाँ पे है, तो वो क्या होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको ग्रेविटी बोलते हैं उसकी वजह से, ठीक है, हम जो है अर्थ पे रहते हैं, मतलब यहाँ से इधर उधर नहीं जाते, जैसे बोल गिरते नहीं है मतलब। ठीक है, इसके बाद कुछ मैं ऐसे डिस्कस करूँगी आपके साथ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में ऐसे जो है इस लाइन की जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, इसके अलॉन्ग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और नेक्स्ट इसका है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट या तो सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दोगे या वाटर रख दोगे या गैस होगी, ठीक है, उसका जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये जो है इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के, जो भी जिस मीडियम में जो है ये बॉडीज जो हमने रखी होती हैं। और नेक्स्ट है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स जैसे कि देखिए ये प्लैनेट्स के बीच में बताई ना मैंने, जैसे अर्थ और सन के बीच में, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसलिए जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और नेक्स्ट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, और बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आपने ये पढ़ा ही होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट अपॉन दी पाथ फॉलोड बाय इट। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और ये जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ये। ठीक है, और इसका एक और है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने लॉ बताया आपको, ठीक है, ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था, ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। जैसे कि इसका मतलब है कि जो ये बॉडी है इस पर फोर्स लगाएगी वो इक्वल होगी जो ये सेकंड बॉडी फर्स्ट पे जितनी फोर्स लगाएगी। जैसे कि अगर इस बॉडी पे जो ये बॉडी है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये बॉडी इस पे लगाती है, जैसे ये फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी है, तो इसको लिखते हैं F12 फोर्स ऑन बॉडी 1/2,
और जो सेकंड बॉडी है इस पर इस तरफ को फोर्स लगेगी, है ना, फर्स्ट बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ये हो जाएगा F21 फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फोर्स होंगी दोनों ये होंगी बराबर, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जैसे बोलते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है ना, तो वैसे F12 इक्वल्स टू होगी इसके, लेकिन ये क्या होगी नेगेटिव, डायरेक्शन की अपोजिट होगी। जैसे फर्स्ट मैंने बताया F12 ये है राइट डायरेक्शन में, राइट, और जो F21 है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती हैं, ओबेड होता है इसमें। ठीक है, थर्ड लॉ ओबे होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ग्रेविटी क्या होती है, तो ग्रेविटी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो उसको डिनोट करते हैं सबसे पहले तो जी से। और आपने एक्सेलरेशन तो पता ही होगा, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें भी वही है कि फोर्स जो होती है इक्वल्स टू, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखिए ये अर्थ है, इस पे जो बॉडी है उसका मास, ठीक है, मान लीजिए m है, और जो अर्थ है उसके ऊपर फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से जो इस पे जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी g मान लिया उसको। ठीक है, एक ही जगह जो इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गई mg। और जो हमारा ग्रेविटेशनल का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, इन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा ना, r हो गया डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए फोर्स हमारी हो जाएगी g, अर्थ का मास कैपिटल M और बॉडी का मास m, और डिवाइडेड बाय r²। तो अब ये दोनों फोर्स सेम ही तो होगी, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, अगर हम देखिए mg इक्वल्स टू g m अपॉन r², है ना, तो यहाँ से m कट हो गया, तो हमारे पास बच गया g इक्वल्स टू g m अपॉन, सॉरी m नहीं होगा, g m अपॉन r²। ये होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की का एक्सप्रेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है, जैसे जी की वैल्यू मैंने अभी आपको पीछे बताई कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और फिर यहाँ पे m होगा मास ऑफ अर्थ, तो जो मास होता है अर्थ का वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और जो रेडियस होती है अर्थ की वो होती है 6400 किलोमीटर। और अगर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को जो है इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो जी की वैल्यू हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आपको जो है लर्न करना होता है। और फिर है कि जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो जी है उसकी, ठीक है, जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है मून के सरफेस पे होती है 1/6 टाइम्स जी, मतलब जो ग्रेविटी हमारी अर्थ की है उससे ये 1/6 टाइम है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, 1/6 ऑफ जी है, या ऐसा बोल सकते हो 1/6 टाइम्स ऑफ जी, मतलब बहुत कम है। तभी बोलते हैं कि जब कोई अगर इंसान जो है मून पे जाएगा तो उसका वेट वहाँ पे उसको कम फील होगा। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वेट और मास का। ठीक है, वेट जो हमारा होता है, वेट होता है हमारा mg, ठीक है, जो हमारा, और मास हमारा हो गया m। तो जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, फिक्स रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ g है वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं रहती। ये सरफेस पे है अर्थ के यहाँ पे, ठीक है, जो ये सरफेस है अर्थ का इस पे 9.8 है, लेकिन अगर इसके आप ऊपर, ठीक है, कोई अगर बॉडी यहाँ पे होगी तो उस पे जो है जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मास है बॉडी का वो अगर आप
मुझसे पूछा जाए कि मून पे क्या होगा तो वो m ही रहेगा, लेकिन अगर वेट पूछा जाए तो वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये वेट हो जाएगा mg/6। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है कि मैंने बोला ना कि जी की वैल्यू जो है वेरी करती रहती है, तो अब हम इसका देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हाइट के साथ जो है कैसे वेरी करती है। अगर हम किसी जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको हम थ्रो करेंगे, ठीक है, तो या किसी हाइट पे होगा वो, तो उसकी वैल्यू जो है जी की वैल्यू उसके लिए क्या होगी। यह है, देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, या इसको बोल सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट h। ठीक है, अगर हम मान लें कि देखिए ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट P पे, और उसका डिस्टेंस जो है अर्थ के सरफेस से h है, और जो रेडियस है अर्थ की वो r है, तो g की वैल्यू, ठीक है, g की वैल्यू जो आती है वो आती है GH इक्वल्स टू G टाइम्स ऑफ 1 - 2h/r। इसका मतलब है कि जो वैल्यू है, और अगर फिर इसमें कंडीशन है कि इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, अगर जो हाइट है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पे आप मतलब न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अगर कोई करना चाहे तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू है वो ये होती है GH इक्वल्स टू G/1 + h/r होल स्क्वायर। और जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इस टर्म को, तो माइनस ऊपर हो जाता है G/1 + h/r -2। और इसमें क्या है कि अगर h हमारा बहुत स्मॉल है तो फिर यहाँ पे बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन है उसको यूज़ किया जाता है, और ये हो जाता है हमारा G/1 - 2h/r। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन होता है जब h हमारा r से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि देखिए जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिए g, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा G - G टाइम्स 2h/r, मतलब g से हम कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू है g की वो हाइट के साथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और नेक्स्ट है वेरिएशन विद डेप्थ। किसकी वेरिएशन, जी की वेरिएशन। ठीक है, अगर हम उसको अर्थ के अंदर लेके जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो जी की वैल्यू जो है उसके लिए क्या होगी, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है GD इक्वल्स टू, डी का मतलब है डेप्थ, ठीक है, इक्वल्स टू G × 1 - D/r। इसका एक्चुअली ये होता है जैसे कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस हो गई, कितनी होगी, r, इसका मास m। तो अगर हम यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम d, और यहाँ से जो बाकी बच गया वो हो जाएगा r - d। ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस होगा d, वो होगा अर्थ सरफेस से अंदर की साइड को, ना कि यहाँ से ऊपर की साइड को। ठीक है, सेंटर से ऊपर की साइड को r - d है, और सरफेस से जो टुवर्ड्स सेंटर जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं d। अगर यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे d कौन सी वैल्यू होगी डिस्टेंस की, और फिर इसमें यहाँ से एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि सेंटर पे जो है वैल्यू ऑफ g क्या होती है, कितनी होती है। तो देखिए सेंटर में जब आप पहुँच जाओगे तो जो r है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू, सॉरी, जब सेंटर में जाओगे तो d हमारा r के बराबर हो जाएगा, होगा ना, यहाँ से यहाँ को r हो जाएगा। तो अगर हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा g, यहाँ पे सेंटर लिख देती हूँ मैं, GC इक्वल्स टू G × 1 - r/r, है ना। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो जो G सेंटर होता है, ठीक है, G एट द सेंटर होता है 0। इसका एक और मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड जो इसका वेरिएशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो है शेप के साथ अर्थ की। ठीक है, कि अर्थ की जो शेप है उसके साथ उसका जो है इफेक्ट क्या पड़ता है जी पे। तो जो अर्थ है हमारी उसकी शेप होती है एग की तरह, मतलब इलिप्टिकल शेप। ठीक है, ये जो है सर्कल की तरह नहीं होती, इलिप्टिकल होती है। और आपको इलिप्टिकल मतलब इलिप्स, तो इलिप्स का तो आपको ऐसे पता होगा कि जैसे ये इलिप्स है तो ये इसकी क्या हो जाएगी,
मेजर एक्सिस हो जाएगी, और ये हमारी इसकी माइनर एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस बोलते हैं ना इसको। तो बाकी क्या है, इसको बोलते हैं हम पोल, यहाँ पे होता है पोल, और इनको बोलते हैं हम इक्वेटर। तो फिर इक्वेटर, अब देखिए यहाँ से क्या है, ये सेंटर है हमारा। अब यहाँ से जो रेडियस होगी अर्थ की, आर रेडियस होती है ना अर्थ की, आर पी लिख दिया मैंने इसको, रेडियस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू पोल। और ये जो रेडियस हो गई, ये हो गई आर इक्वेटर, ठीक है। तब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ पोल है वो लेस देन है रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो अगर ऐसा हुआ तो जो जी पोल होगा, ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, ये हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। देखिए जब आर की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी तो जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब हमारा आर पी स्मॉल है तो जी पी ऑटोमेटिकली जो है ग्रेटर हो गया जी ई से, इक्वेटर से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए। इसके आगे का जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे टॉपिक अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।